वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज बसंत पंचमी है और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप अपने इच्छित लक्ष्य को निश्चित तौर पर इस वर्ष प्राप्त कर लें। मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के इस क्लास में टैलेंट सर्च टेस्ट 109 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 109 टेस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर हो चुका। अगला संडे जो होगा 110 110वां टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट जरूर दें। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें और मेरे सोशल साइट्स पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट का लिंक शेयर कर दिया जाता है और भी बहुत जगह मैं लिंक शेयर करता हूं, वहां से आप लिंक लेकर के टेस्ट दे सकते हैं। आइए आज के टेस्ट के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट पेपर है एसएससी सीजीएल टीयर 1 26/9/2024 एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर को ही रख दिया गया था आपके सामने टैलेंट सर्च टेस्ट पेपर 109 के रूप में। तो आप समझ सकते हैं आज का क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको जो बोल्ड वर्ड है इसका एंटोनिम सेलेक्ट करना है। वर्ड है एंथ्रॉल्ड, लेकिन इसके सेंस को समझने के लिए आप जो टेक्स्ट दिए गए हैं इसे पढ़ लें एक बार। कहा जा रहा है द ऑथर्स राइटिंग वाज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर एंथ्रॉल्ड व्हाइल द अदर बुक लेफ्ट देम कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड। ऑथर की राइटिंग इतनी कैप्टिवेटिंग थी। अब कैप्टिवेट शब्द का एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैप्टिवेटिंग हो जाएगा। कैप्टिवेटिंग मतलब होता है वशीभूत कर लेने वाला। कैप्टिवेटिंग का सिनोनिम खुद एंथ्रॉलिंग होता है, मेस्मराइजिंग होता है। बहुत सारे वर्ड भी बताता हूं, इन्हें आप नोट करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। अट्रैक्टिंग या अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अट्रैक्टिंग सूट करेगा। हम अल्योरिंग भी यूज कर सकते हैं। हम एंथ्रॉलिंग भी कैप्टिवेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सिनोनिम होते हैं इसके। कि रीडर्स एंथ्रॉल्ड हो गए, यानी रीडर्स जो थे वो कैप्टिवेटेड हो गए, मेस्मराइज्ड हो गए, अट्रैक्टेड हो गए, फैसिनेटेड हो गए। यहां पर हम फैसिनेटिंग का यूज भी कर सकते हैं। ये सारे शब्द आप जरूर नोट करेंगे और याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एंथ्रॉल्ड का एंटोनिम बताइए। इंटरेस्टेड यानी रुचि लेने वाला। अग्रीमेंट सहमति। आंसर आप लोग कमेंट करें। बोर्ड, उबा हुआ और इंट्रिग्ड। अब इंट्रिग शब्द जो है इसका अर्थ चाल भी होता है, तिक्रम भी होता है, और इंट्रिग का अर्थ होता है षड्यंत्र भी। तो इंट्रिग्ड का अर्थ यहां हम चाल या तिक्रम से ही ले रहे हैं, नाउन के रूप में, डी हटा करके। अब एंथ्रॉल्ड होना मतलब उसमें एकदम डूब जाना, लीन हो जाना। कोई क्लास चल रहा है, क्लास इतना सुंदर है कि स्टूडेंट्स लीन हो गए उसमें, एकदम अपने आप को खो दिए उसके भीतर। और एक क्लास चल रहा है जहां सारे बच्चे ऊब रहे हैं उस क्लास से, यानी एंथ्रॉल्ड का एंटोनिम आप क्या देंगे? तो बोर्ड देंगे। आंसर जो है वो 3 होगा। इंट्रिग्ड का मैं सिर्फ इंट्रिग का मीनिंग लिखा हूं और इसका अर्थ षड्यंत्र भी होता है। तो आंसर 1 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सभी लोग कमेंट करें। यहां भी हमें एंटोनिम बताना है। दिस लाइब्रेरी बिल्डिंग इज वेरी हाई एंड हैज 25 फ्लोर्स। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो है वो वेरी हाई है और ये 25 फ्लोर का है, 25 फ्लोर्स हैं। तो हाई का एंटोनिम बताना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन लो है, स्टडी है, हेल है और एलिवेटेड है। क्या आंसर होगा कमेंट करिए आप। लो मतलब निम्न होता है, निचले स्तर का होता है। स्टडी मीन्स मजबूत, हट्टा कट्ठा।
स्टर्डी मीन्स मजबूत, हेल मीन्स स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मीनिंग होता है इसका, एलिवेटेड यानी उठा हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ को हम एलिवेटेड कहते हैं, उठा हुआ। अब हाई के लिए क्या होगा, तो लो सबसे सरल क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप PQRS देख रहे हैं, इसमें एक और ऑप्शन O भी है, OPQRS आपके सामने है, इसे आप अरेंज करें। जल्दी से आप एक बार पढ़ें और पढ़ करके अरेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, जिसे आप बहुत जल्दी अरेंज कर दें। ऐसे अरेंजमेंट में देखिए ये पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें अरेंज करने के लिए हम या तो सब्जेक्ट से शुरू करते हैं या देखते हैं कि सब्जेक्ट से बनाते गए और आगे अदर वर्ड जो है इनकम्प्लीट हो पा रहा है, सेट ही नहीं हो पा रहा है, तो हम अदर वर्ड से भी शुरू करके देखते हैं। यहाँ है दैट, इससे शुरू मत करिए, ओ से शुरू नहीं करना है, खैर ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन 2 ही से हमारे पास है, या तो एस नहीं तो पी, तो पी देख लेते हैं। फ्रॉम ये कह रहा है कि पी से शुरू मत करिए, पी से शुरू ही मत करिए, ओ से शुरू करना ही नहीं है, यानी हम शुरू करें किससे, तो एस से। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ, सब्जेक्ट दीजिए। अब अदर वर्ड्स पहले आ गया तो सब्जेक्ट दीजिए द कंट्रोल ऑफ द USSR और द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये सब्जेक्ट है वर्ल्ड वॉर, यानी यहां पर हम 2 नंबर रखेंगे। द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिनको सोवियत आर्मी ने लिबरेट कराया। अब लिबरेट के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द USSR, यही क्रम होगा, यानी आंसर हो जाएगा SQOPR, SQOPR, जी हाँ, और यह आंसर दिया है 4 में, यानी इसका आंसर 4 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सब्स्टिट्यूट करिए अंडरलाइंड पार्ट को, और यह जो अंडरलाइंड पार्ट है इसके लिए एक सेंटेंस है, रणवीर नेवर हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग ए बी लाइन फॉर हिज एकेडमिक एक्टिविटीज। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इसी के अर्थ वाला हमें ला करके रख देना है। तो टू मेक ए बी लाइन का अर्थ होता है किसी चीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ना। टू मेक अ बी लाइन या तो सक्रियता से भूमिका में होना या तेजी से आगे बढ़ना। तो तेजी से आगे बढ़ने का सेंस ले लेते हैं, बिहेविंग एबनॉर्मली नहीं होगा, सेलेक्टिंग नहीं होगा, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, जी हाँ, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, मेकिंग अ बी लाइन का अर्थ होगा, और यही उसको रिप्लेस कर सकता है, बाकी कोई नहीं। आंसर 4 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और दिए गए सेंटेंस का आपको बना देना है पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस का आपको बना देना है पैसिव वॉइस, जल्दी करें। रोहित डिडंट स्लैप कुणाल, तो डिडंट का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो हम वॉज या वर प्लस V3 देख लेंगे कहाँ है, तो कुणाल वॉज नॉट स्लैप्ड बाई रोहित, इसका आंसर होगा। यहाँ बीइंग दे दिया गया नहीं होगा, यहाँ हैड दे दिया गया नहीं होगा, देखिए वॉज वाला एक ही है। 3 वर्ब में आप पकड़ बना ले वर्ब के ऊपर, यदि आप वर्ब चैप्टर के ऊपर पकड़ बना लेते हैं तो टेंस, सिंटेक्स, वॉइस, नरेशन ये सब आप करने लगेंगे। सबका रीढ़ जो है, जो बैकबोन है, वह वर्ब चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। यह जो अंडरलाइंड ईडियम है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसके लिए आपको मीनिंग बताना है, इसका अर्थ आप सेलेक्ट करें, किसमें इसका अर्थ आ रहा है। इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब टिप ऑफ द आइसबर्ग का अर्थ आपको मालूम हो।
तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का हिंदी क्या होता है, कहाँ हम इस इडियम का यूज करते हैं? कोई चीज जो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम हिस्से में आपको दिखाई पड़ रही है और उसका अधिकाधिक पार्ट नीचे है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, केवल फेशियल आपके सामने है और जो टोटल बॉडी है वो अंदर है, यानी वह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो यहाँ पर द टिप ऑफ द आइस के लिए अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, पूरा देख लें। स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज सॉल्वेबल नहीं। ए लार्ज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज इन नो। ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर। जी हाँ, आंसर 4 होगा, जिसका टोटल साइज जो है वह बहुत बड़ा है लेकिन जो नोटिस हो पा रहा है, जिसे हम भांप पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वह बहुत थोड़ा है। तो उसके लिए ही हम टिप ऑफ द आइसबर्ग का यूज करते हैं। तो 6 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको अरेंजमेंट ही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आप पढ़ें और इसे अरेंज कर दें। The world's biggest radio telescope is in Puerto Rico. It is called Arecibo dish. It was built 40 years ago. It is also, अब देखिए एक बात आपको बताऊंगा, एक टेक्निक, एक ट्रिक आपके साथ यहाँ मैं साझा करूंगा। आप अरेंजमेंट बना रहे हो, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस दोनों का यूज हुआ हो तो प्रेजेंट वाले को एक जगह करें तब पास्ट वाले को लिखें, या पास्ट वाले को ही लिख लें फिर कोई ऐसा कंजंक्शन यूज करें फिर आप प्रेजेंट वाले को लिखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चर्चा तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की ही सब में हो रही है, यानी ये तो कंफर्म है कि हमें ए से ही शुरू करना है। अब ए से ऑप्शन देख रहे हैं तो एक ही ठो है, ए बी डी सी। अब इसमें भी वही ट्रिक आपको दिखेगा, ए बी डी। तो ए बी और डी प्रेजेंट में है और सी जो है वो किस में है, पास्ट में। तो पहले प्रेजेंट के सभी को रख लिया गया और तब पास्ट वाले को रखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स सिचुएशंस को एक शब्द में आप व्यक्त कर दें। एक शब्द में क्या कहेंगे उस व्यक्ति को जो किसी चीज के ब्राइट साइड को देखता है, जो डार्क साइड को नहीं देखता है, जो ब्राइट साइड है सिर्फ उसी को देखता है, उसे क्या कहते हैं? सेंट, ऑप्टिमिस्ट, पैसिमिस्ट और साइंटिस्ट। तो सेंट का अर्थ होता है संत, संत, साधु। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी, जो किसी चीज के पॉजिटिव पार्ट या ब्राइट पार्ट को देखता है उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। पैसिमिस्ट इसी का अपोजिट वर्ड है, इसे हम निराशावादी कहते हैं, निराशावादी। और साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक। तो आंसर 2 होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके सामने 4 वर्ड दिए गए हैं। रिसीव है, नेसेसरी है, पोजेशन है और एकोमोडेट है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सॉरी, गलत को बताना है आपको। तो देखिए, रिसीव शब्द जो है नेसेसरी है, पोजेशन है और एकोमोडेशन है। तो यहाँ पर रिसीव का स्पेलिंग गलत है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग है यहाँ गलत। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक शेयर करता हूं जिसे आप सीखने की कोशिश करें। सी के साथ ई आई का यूज करें, अदर लेटर्स के साथ आई ई का यूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है यह आपकी काफी मदद करने वाला है। इस ट्रिक को आप याद कर लें, यह काफी मदद करने वाला है। और स्पेलिंग में आगे आप कभी नहीं फंसेंगे।
इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। एग्जाम्पल मैं इसका दे दूं, रिसीव, कॉन्सीव, परसीव, और इसका भी आंसर ले लीजिए, बिलीव, रिट्रीव, अचीव, रिलीव। आइए एक बार फिर से क्लियर करा दूं। एसएससी सीजीएल 26/9/2024 टीयर 1 में यह इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कैसे बनाएंगे, आइए ट्रिक से आपको बताता हूं। अगर सी है तो ई आई होगा, और अदर लेटर्स हैं तो आई ई होगा। आप बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ई आई कहीं आई ई, कहाँ ई आई लगाएं कहाँ आई ई लगाएं। इस ट्रिक को याद करिए, कहीं मिस्टेक आपसे नहीं होगा, सेकंड में आप बनाएंगे। अगर सी के बाद लिखना है तो ई आई लिख दें, अदर लेटर्स के साथ लिखना है तो आई ई लिख दें। चेक करिए, रिसीव, कॉन्सीव, परसीव, बिलीव, रिट्रीव, अचीव एंड रिलीव। कहीं मिस्टेक नहीं होगा, आसानी से आप बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर 9 का 1 होगा। अब नेसेसरी बिल्कुल सही है, पोजीशन बिल्कुल सही है, और एकोमोडेट बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो आंसर सेलेक्ट करना है ना, तो वो 1 होगा। 10 पैसिव बना देना है। विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, क्या आप मुझे कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट देंगे? तो विल यानी मॉडल एक्सिलियरी वर्ब, किसी भी मॉडल एक्सिलियरी वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलना है तो उस मॉडल को लिख करके बी लगा देना है। तो देख लीजिए विल बी कहां है, तो विल एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बी गिवन टू मी बाय यू, या विल आई बी गिवन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय यू, ऐसे भी हो सकता है। विल यू बी गिवन, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा? 4। विल आई बी गिवन डबल ऑब्जेक्ट वाला है, हम इसको भी पहले कर सकते हैं, हम इसको भी पहले कर सकते हैं। यहां एक दिया है, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। इस पार्ट को आप सब्स्टिट्यूट करिए। द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर। कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये ट्रिक आप सीखें, कहीं भी दैन अगर दिखाई पड़ रहा है तो इसके पहले जो एडजेक्टिव आएगा वह कॉम्परेटिव फॉर्म का ही होगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री में ही रहेगा। कहीं भी दैन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को आप कॉम्परेटिव फॉर्म में ही रखें, एडजेक्टिव को उसके सेकंड फॉर्म में रखें। जैसे यहां पर कॉस्टली दैन है तो क्या होगा? तो कॉस्टलियर दैन होगा। द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टलियर दैन, तो इज कॉस्टलियर कहां है? तो 2 नंबर में, इसलिए 11 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब और वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। अक्षय डैश हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड अ हाई स्कोर। क्या फील करेंगे? आपके पास यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो वर्ब है, टेंस से रिलेट कर रहा है यह क्वेश्चन। स्टडीज है, हैज स्टडीड है, वॉज स्टडीड है और स्टडीड है। तो आप जब भी टेंस डिसाइड कर रहे हो तो एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ लें, जल्दबाजी ना करें। आगे हम देख रहे हैं एंड के बाद रिसीव्ड है, एंड रिसीव्ड अ हाई स्कोर, यानी घटना, यह बात, यह एक्शन पास्ट का है, और पास्ट का है, सिंगल एक्शन की बात हो रही है यहाँ, तो 4 होगा, स्टडीड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें और आंसर दें। His parents didn't allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in arts, science or literature. He is a dabbler in arts, science और literature. उसके माता पिता उसे अनुमति नहीं दिए कि वह आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन कराए, क्योंकि वह लिटरेचर में, साइंस में और आर्ट्स में सब में डैबलर है। तो कनस, कनस का अर्थ होता है कला प्रेमी,
जिसमें साहित्य, संगीत और अन्य कलाओं की परख पहचान हो, के प्रति लगाव हो, झुकाव हो, उसे कन्नसा कहते हैं। टैसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला। इसका सिनोनिम आप सभी कमेंट कर दें। डिलेटेंटी मीन्स होता है अनुराग रखने वाला, अनुरागी यानी में अनुराग रखने वाला। और इग्नोरेमस मीन्स होता है अज्ञानी। इग्नोरेमस मीन्स होता है अज्ञानी। जिसको नॉलेज ना हो वह या तो इग्नोरेंट है या इग्नोरमस है, या तो इग्नोरेंट है नहीं तो इग्नोरमस है। तो वह जो था ना वो डैबलर था, यानी वो आर्ट्स में, साइंस में और लिटरेचर में क्या था, आर्ट्स भी वो नहीं ले सकता था, साइंस भी और लिटरेचर भी। तो हिज पेरेंट्स डिडंट अलाउ हिम टू एनरोल इन द आर्ट्स कॉलेज बिकॉज ही इज अ डैबलर। अब देखो यहाँ जब पास्ट टेंस है ना तो यहाँ भी पास्ट ही होना चाहिए था, इसलिए इज लिखना गलत है। ही इज अ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। तो कौनसा तो देंगे नहीं, टैसिटर्न देंगे नहीं, डिलेटेंटी में अनुराग रखने वाला, और इग्नोरेमस अज्ञानी। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है बट हम डिलेटेंटी सेलेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसके लिए यहाँ आंसर है ही नहीं, थोड़ा क्वेश्चन जो है अटपटा टाइप का है। डिलेटेंटी दे सकते हैं। डिलेटेंटी वह होता है जो किसी चीज में कम अनुराग रखता है, बहुत ज्यादा नहीं, डीप इंटरेस्ट नहीं रखता, कम रखता है। और यहाँ सेंस वैसा ही बन रहा है, अनजान भी बिल्कुल हम नहीं कह सकते, इसलिए आंसर 3 सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट। क्या बताना है ऑनेस्ट का, तो सिनोनिम, एंड गुड हार्टेड मैन दैट शी हैड एवर मेट। डिसेप्टिव, सिंसियर, बायस्ड एंड फेक। डिसेप्टिव मीन्स होता है छलिया, धोखेबाज। डिसेप्टिव मीन्स छलिया या धोखेबाज, फ्रॉड किस्म के आदमी को हम डिसेप्टिव कहते हैं। जो छद्म भेष बना ले, बार बार अपने आवरण को चेंज करे, उसे हम डिसेप्टिव कहते हैं। सिंसियर का अर्थ होता है निष्ठावान, निष्ठावान। और बायस्ड का अर्थ होता है पक्षपाती। बायस्ड के लिए आप प्रिजुडिस्ड को सेलेक्ट करें, प्रिजुडिस्ड, इसका भी आप सिनोनिम याद कर लेंगे। फेक मीन्स होता है जाली, फेक मीन्स होता है मिथ्या, इसका सिनोनिम होता है स्प्यूरियस। फेक, स्प्यूरियस, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, इमिटेटेड कॉपी। तो ऑनेस्ट का हमें सिनोनिम बताना है, तो निष्ठावान, ईमानदार, सिंसियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर। यहां भी हमें एंटोनिम बताना है। इस मैटर, आई डोंट हैव एनी एक्सेस, मेरा कोई एक्सेस नहीं है, टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर, इस मैटर के मामले में कोई सूचना के प्रति मेरी पहुंच नहीं है, यानी मैं अनजान हूं, मैं नहीं जानता हूं। तो एक्सेस का हिंदी अर्थ तो पहुंच होता है, पहुंच, किसी के रीच को हम उसका एक्सेस कहते हैं। डाउट का हिंदी अर्थ शक होगा। रीच मीन्स भी पहुंच होता है, सिनोनिम यहां दे ही दिया गया। क्ल्यू का अर्थ सुराग होता है, और डिनायल का अर्थ इनकार होता है। अब एक्सेस मीन्स पहुंच होना, पहुंच है यानी उस चीज के बारे में आप जानते हैं, आपको वहां नॉलेज है, आप हैं उसमें, डिनाई कर रहे हैं उसमें है ही नहीं, आप नहीं जानते हैं कुछ उसके बारे में। तो 15 का आंसर 4 सेलेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्या करना है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉमन एरर है। और इसमें आप एरर सेलेक्ट करेंगे, द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट, बट इट हैड नो अफेक्ट। भाई टीचर ने मना किया किसी को, किसी हिम को, कि आप क्लास डिस्टर्ब मत करिए, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बट इट हैड नो अफेक्ट नहीं, इट हैड नो इफेक्ट। अफेक्ट के जगह पर
इफेक्ट होगा। अब क्या कारण है, क्यों अफेक्ट के जगह पर इफेक्ट होगा, यह आप जाने। अफेक्ट वर्ब का काम करता है और इफेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साथ ही साथ वर्ब, ये दोनों का काम करता है। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या अंतर है अफेक्ट और इफेक्ट में। कई बार क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हैं, अफेक्ट कहाँ यूज करें, इफेक्ट कहाँ यूज करें। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना, और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो इफेक्ट हो जाता है प्रभाव। अब इफेक्ट का प्रयोग हम वर्ब के रूप में भी करते हैं लागू होना के अर्थ में। तो इफेक्ट कैन फंक्शन एज बोथ a verb and a noun, but affect can function only as a principal verb. This is the difference. तो यहां पर affect के बदले क्या चाहिए, effect, और आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपके सामने प्रोफ्यूज है जिसके लिए 4 ऑप्शन है, स्कैर्स है, हम्बल है, प्रॉम्प्ट है और जस्ट है। क्या सेलेक्ट करिएगा, तो प्रोफ्यूज का अर्थ होता है विपुल। विपुल, अब कहेंगे ये विपुल क्या है भाई, तो प्रोफ्यूज को हम प्रचुर भी कहते हैं। विपुल, प्रचुर, पूरा, पूरा, भरपूर। स्कैर्स का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है तत्पर। प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है त्वरित। और जस्ट का अर्थ होता है तुरंत। जस्ट का दूसरा अर्थ न्याय प्रिय भी होता है। तो यहां पर हम प्रोफ्यूज का स्कार सेलेक्ट करेंगे। प्रोफ्यूज मतलब होता है काफी, एकदम विपुल, भरपूर, प्रचुर, इसलिए आंसर 1 होगा। 18 में है सिनोनिम बताना है फ्रुगल का। फ्रुगल का आपको बताना है सिनोनिम। इवन व्हेन ही वाज लेफ्ट विथ प्लेंटी ऑफ फॉर्च्यून, यद्यपि उसके पास भरपूर धन है, ही लिव्ड अ फ्रुगल लाइफ। भरपूर धन था, भरपूर धन था, फिर भी वो फ्रुगल लाइफ लीड करता था। तो फ्रुगल उस व्यक्ति को कहते हैं जो कम खर्च करता है, मितव्ययी। मितव्ययी यानी बहुत कम खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी मतलब ही होता है मितव्ययी, जो किफायती हो, जो कम खर्च करके अपने काम को निकाल ले, उसे थ्रिफ्टी या फ्रुगल कहते हैं। पर्पसलेस यानी उद्देश्यहीन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। हार्ड वर्किंग परिश्रमी, डिलिजेंट परिश्रमी, एसिड्यूअस परिश्रमी, आर्ड्यूअस परिश्रमी, लेबोरियस परिश्रमी। तो आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। 19, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइंड पार्ट को। आरएन राइट्स लिटरेरी वर्क्स हेल्प्ड रीडिफाइन डिस्कशंस। डिस्कशंस पहले हुए थे और उसको रीडिफाइन करने में आरएन राइट की साहित्यिक रचनाएं, और वो डिस्कशन कैसे थे, तो डिस्कशन इन कभी नहीं होता है, डिस्कशन ऑफ होगा काके की के अर्थ में, और डिस्कशन ऑन होगा पर के अर्थ में। रेस रिलेशंस इन अमेरिका इन द मिड, तो डिस्कशन ऑफ होगा यहां पर। रेस रिलेशन की बात की जा रही है, की के अर्थ में ऑफ चाहिए, यानी जिसमें यह दिया हुआ है, हाँ ये देखिए, ये 4 नंबर उसे करेक्ट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। इस सेंटेंस में कहा मिसस्पेल्ड है, यह आपको बताना है। इस पूरे सेंटेंस के अंतर्गत एक जगह स्पेलिंग का मिस्टेक है। अब बताइए इतने आपको वर्ड पढ़ने में कितना समय लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ यह सोच लेते हैं कि हम
कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना है नहीं करते, नहीं होने जा रहा है। ऐसा करने वाले लोगों का नहीं हो रहा है। सोच रहे हैं कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं। सिर्फ सोचने से कुछ होना होता तो घर बैठ के लोग सोचते रहते, आराम से सब कुछ हो जाता। कर्म करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा आपको। जर्नलिज्म इज ऑफन द वर्क पेंस्टेकिंग रिगर एंड परसेवरेंस। संयोग से पहले ही पार्ट में गलत है आंसर। सॉरी, आंसर 2 होगा। अब 2 क्यों होगा? संयोग से पहले हम यही पढ़ दिए। शब्द जो परसेवरेंस आप देख रहे हैं यही गलत है। RANCE होता है, परसेवियर वर्ब है, और परसेवियर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो परसेवरेंस हो जाता है, जिसका अर्थ होता है लगन या सतत प्रयास। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। पेंस्टेकिंग मतलब होता है काफी ध्यान दे करके। रिगर से ही रिगरस बनता है, कठिन, गंभीर। बाकी सारे वर्ड सिंपल हैं। अब क्लोज टेस्ट है आपके सामने। एक आर्टिकल का यह पार्ट है। 2022 sees us entering a third year of pandemic। 2002 में हम सभी पैंडेमिक के थर्ड ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। एंड द हार्म डैश चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंगली एविडेंट। एंड द हार्म, और इस में जो हार्म हुआ है, तो द हार्म डन टू चिल्ड्रन, ये बेस्ट आंसर होगा, डन। द हार्म डन टू चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंगली एविडेंट। अब इसका प्रभाव, जो नुकसान बच्चों के ऊपर हुआ है, यह एविडेंट है, यह डायरेक्ट है, यह मैनिफेस्ट है, यह क्लियर है, ऑब्वियस है। एविडेंट का सिनोनिम बोल रहा हूं, नोट कर लेंगे आप। एविडेंट, ऑब्वियस, डायरेक्ट, क्लियर, मैनिफेस्ट। तो आंसर यहां 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है 22। अ रिकॉर्ड राइज इन चाइल्ड पॉवर्टी। क्या देख पा रहे हैं हम लोग, क्या हुआ है? तो यह जो 2022 हमारे सामने देश की छवि, पूरे दुनिया की छवि लेकर के आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि चाइल्ड पॉवर्टी में एक रिकॉर्ड राइज हुआ है, बहुत वृद्धि हुई है। सेटबैक्स टू प्रोग्रेस, प्रगति में कमियां आई हैं। ऑन डैश वैक्सीनेशंस, अब वैक्सीनेशंस जो एक रूटीन वे में चल रहा था, उसमें अब कमी आई हुई है 2022 में। तो रूटीन देखिए दिया हुआ है, रूटीन वैक्सीन्स दैट harm dash as an unintended side effect of the world's efforts to manage the crisis। जहां दुनिया अपनी एफर्ट लगा रहा है इस क्राइसिस को मैनेज कर लेने के लिए, यानी कंट्रोल कर लेने के लिए, इसे ओवरकम कर लेने के लिए। तो द हार्म डैश एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। द हार्म, अब हम प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं, आप गौर करेंगे यहाँ सीज है, यहाँ चिल्ड्रन के बाद इज है। अब ये डन टू देख रहे हैं तो मत देखिए उसको, वो एक स्टाइल है लिखने का, वहां कहीं भी डन टू पास्ट नहीं बता रहा है। फिर आप देख रहे हैं, हाँ 3 तो हमें भरना ही है। कंफर्म है कि प्रेजेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये मत करिए। और आपका जो सब्जेक्ट है वह हार्म है, तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल कभी नहीं होगा। नहीं, ये देखिए प्रेजेंट में हैज इमर्ज्ड। द हार्म हैज इमर्ज्ड as an unintended side effect of the world's efforts to manage the crisis. COVID has been a uniquely disequalizing crisis, lopsided dash vaccines aside. Keeps to, access to, seems to और assess to, तो ये तो होगा ही नहीं, इसके लिए थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा।
lopsided dash vaccines aside, learning losses have been greatest among poorest children. लर्निंग का लॉस भी कमजोर से कमजोर बच्चों के बीच देखा जा रहा है. एंड जॉब लॉसेस हैव बीन डिस्प्रोपोर्शनेटली बॉर्न बाय वीमेन. बहुत सारी औरतें, बहुत सारे यूथ अपने जॉब को खो चुके हैं. तो lopsided dash vaccines aside, यहाँ फुल स्टॉप है, लॉप साइडेड एजेक्टिव का काम कर रहा है तो नाउन चाहिए. लॉप साइडेड डैश वैक्सीन से साइड एक नहीं होगा. हाँ, ये मिला हमको नाउन, क्योंकि सिम्स भी वर्ब है. लॉप साइडेड एक्सेस टू वैक्सीन असाइड, learning losses have borne by women and youth. What next for the world children in the year ahead? As in the past 2 years, prospects मतलब संभावनाएं for children will continue to hinge dash on the pandemic and how it is managed. देखा जाना है कि यह कैसे मैनेज हो रहा है और आने वाले जो पीछे 2 वर्ष रहे हैं, 2022 चल रहा है, 21 और 20 जो 2 वर्ष ये बीते हुए हैं, इसमें देखा गया है कि सबसे अधिक अगर इसका इफेक्ट किसी के ऊपर हुआ है तो वो चिल्ड्रन के ऊपर हुआ है. तो प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू हिंज. अब सबसे ज़्यादा को व्यक्त करने के लिए सुपरलेटिव सेंस चाहिए, तो यहाँ मोस्ट सूट नहीं करेगा, हिंज फोरमोस्ट होगा. इसलिए हम आंसर 5 सेलेक्ट कर लेंगे. और इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 109 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग एट द एंड ऑफ द क्लास विद मी. वंस अगेन थैंक यू सो मच. और मैं फिर से आप सभी को कहूँ कि माँ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे. आप अपने इच्छित लक्ष्य को इस वर्ष जरूर प्राप्त कर लें. मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा. सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में.